Good morning students. Today we will start with the new chapter that is ecosystem. आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम जो है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। यानी कि इकोसिस्टम आर मेड अप ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। अब रहा बात एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट क्या है, तो एबायोटिक का मतलब होता है कि नॉन लिविंग। एबायोटिक को हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं। तो नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले टेम्परेचर आ जाएगा। तो टेम्परेचर इज द मेजर एबायोटिक कंपोनेंट। तो टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और सनलाइट, ये जो है एबायोटिक कंपोनेंट है। और बायोटिक कंपोनेंट को हम लोग लिविंग भी बोलते हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट इज ऑल्सो नॉन एज लिविंग। तो लिविंग में आपका आ जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोटिक कंपोनेंट है। तो इसी से जो है इकोसिस्टम बना है। तो इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने दिया था। एजी टेंसले एक फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय एजी टेंसले। अब इसमें हम लोग को टॉपिक क्या पढ़ना है, तो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। यानी कि इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र, संरचना और क्रियाशीलता। उसके बाद से प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता के बारे में पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद से डिकम्पोजिशन, कैसे सड़ाने गलाने के काम बैक्टीरिया फंजाई करते हैं। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, तो एनर्जी 10% फ्लो होता है, एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी फ्लो होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। अब हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि नाउ an ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। कह रहा है कि पारितंत्र प्रकृति की क्रियाशीलता इकाई के रूप में देखा जाता है। यानी कि पारितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे जीव अपने आप में और अपने आसपास के फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्रिया करते हैं। ठीक, इकोसिस्टम को किस के रूप में देखा जाता है, प्रकृति के क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और उस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो जीव है वो अपने आप में क्रिया करते हैं, यानी अपने आप से संबंध रखते हैं, और अपने आसपास पाए जाने वाले फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ संबंध रखते हैं। आगे कह रहा है कि इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और ए सी। इकोसिस्टम जो होता है वो साइज में बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है। यानी कि एक स्मॉल इकोसिस्टम क्या है, पॉन्ड। पॉन्ड क्या है, एक तरह का स्मॉल इकोसिस्टम। और लार्ज इकोसिस्टम में क्या आएगा, फॉरेस्ट और सी, ये लार्ज इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम साइज में तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है कि छोटा से लेकर बड़ा बड़ा इकोसिस्टम तक ही पाया जाता है। कह रहा है कि मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम एज ए कंपोजिट ऑफ ऑल द लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। कह रहा है कि बहुत से इकोलॉजिस्ट, कई इकोलॉजिस्ट जो है पूरे बायोस्फीयर को एक ग्लोबल के रूप में देखते हैं। कई इकोलॉजिस्ट पूरे बायोस्फीयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में देखते हैं, जिसमें पृथ्वी पर सभी लोकल इकोसिस्टम आ जाते हैं। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच एंड बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम।
कह रहा है कि चूँकि यह सिस्टम बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ कन्वेनियंट टू डिवाइड इट into two basic category, namely the terrestrial and the aquatic। इसलिए इसे सुविधाजनक के लिए दो बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय और एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय। तो स्थलीय में आपका फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट आता है, और एक्वेटिक में आपका पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर और स्टेरियन आता है। आगे कह रहा है कि क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम में ऑल्सो बी कंसिडर एज मैन मेड इकोसिस्टम। यानी कि क्रॉप फील्ड किसको बोलते हैं? तो वैसा फील्ड जिसमें फसल उगाया जाता हो। बंजर एक ज़मीन होता है, एक फसल उगाने वाला ज़मीन होता है, उपजाऊ ज़मीन होता है। तो क्रॉप फील्ड भी एक तरह के क्या है? इकोसिस्टम है। तो क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम यानी कि मछली घर को मैन मेड इकोसिस्टम माना जाता है या माना जा सकता है। आगे कह रहा है कि वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट यानी कि प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी कि फूड चैन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड द आउटपुट। कह रहा है कि हमें सबसे पहले इकोसिस्टम की संरचना को देखनी होगी, जिससे हमको पता चल जाए कि इसमें इनपुट क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है और आउटपुट क्या है। आगे कह रहा है कि वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप, cycle, chain, waves that are created as a result of this energy flow within the system and their interrelationship। यानी कि कह रहा है कि हमें साइकिल, चैन और वेव के रिलेशनशिप को भी देखनी होगी, ताकि हमको पता चल जाए कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं का परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। ठीक है, फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इसके साथ हमें चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंध को भी देखने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। Thanks for watching.